है ना। तो नॉर्मली हमने आज जो टॉपिक हम एटम का सेकंड लेक्चर है, उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है आपको। तो जो ये चैप्टर है, इसमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जस्ट आपने कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे। तो अगर मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? कोई नहीं। यहाँ पे अगर हम लिखें रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट, तो आपने ये डिफाइन कर लिया था, एन स्क्वायर बाई एंगस्ट्रॉम। दूसरा आपने एनर्जी ऑफ द nth बोर ऑर्बिट निकाल लिया था, तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। प्लस आपने एक फॉर्मूला लिख लिया था कि आर एन ई एन एंड वी एन की वैल्यू आपकी थी C/137 इंटू जेड बाई एन, है ना, मीटर पर सेकेंड। है ना, तो ये सारी चीजें आपने डिफाइन की थी। प्लस एक आपने हाइड्रोजन एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम बना दिया था कि हाइड्रोजन एटम का वी हैव प्लॉटेड द इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम ये आपने प्लॉट कर लिया था कि हाइड्रोजन एटम का ये क्या होगा, बेसिकली आपका इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो हाइड्रोजन एटम की इमिशन स्पेक्ट्रम में जस्ट आपका ऐसा था कि दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, आपका फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट आ गया। हाँ, यहाँ से आपका आ गया ये, और इस तरह से कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम आपने बना लिया था, लाइक दैट, है ना। तो इसमें ये वापस नहीं लिखना है ना? नहीं, वापस लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं इसको रिकैप कर रहा हूँ कि ये आपने बोला ओके सर। इक्वल टू 1 है, तो इसका एनर्जी जो होगा वो -13.6 होगा, और एन इक्वल टू 2 जो होगा दैट इज योर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसी एन इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा, तो इससे आपका 1 - 1.51 आ गया था। ऐसी एन इक्वल टू 4 जो होगा दैट इज योर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हम आ गए थे पे, एनर्जी जीरो ले ली थी आपने, है ना। और आपने बोला था कि फर्स्ट दो लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज योर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे इसी के बेसिस पे पहले मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा अभी इसको रिकैप करना बहुत जरूरी है। तो 1 और 2 क्वेश्चंस आई विल शेयर विथ यू, पहले आप उसको सॉल्व कर लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट, वो स्लाइड देखना था। अभी देखो, डन सर। So please show the question. ओके।
हाँ, आदर्श योर आंसर इज करेक्ट. हाँ, आना योर आंसर इज करेक्ट. गौतम सही है आपका आंसर ही. हाँ, नेत्रा योर आंसर इज करेक्ट. सही है ना, सही आंसर दे रहे हो आप लोग कि तो बहुत है ना. देखो क्या है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, हैज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अलोंग द स्टेशनरी न्यूक्लियस. The energy to excite the electron from the second Bohr orbit to third Bohr orbit is this much. मतलब जो भी ये है इसके सेकंड और थर्ड का डिफरेंस ये है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर. है ना, ये तो होता है एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला. तो ये एनर्जी डिफरेंस इट हैज बीन गिवन कि ये एनर्जी डिफरेंस आपका 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये आपका -13.6 हो गया. जेड स्क्वायर तो कैलकुलेट करना ही है, और सेकेंड बोर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट मतलब 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर हो जाएगा. है ना, तो इसको आप सॉल्व कर लो. तो इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट द आंसर Z = 5. आपका आंसर आ जाएगा. मतलब जो हाइड्रोजन लाइक एटम है इसका जो जेड है वो 5 के इक्वल है. ठीक है, ये आपका गैस है. यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. बस लैंग्वेज समझना आपने क्या होता है. आप एनर्जी पे बता दो खाली. वेवलेंथ तो बाद में कैलकुलेट कर लेना. वैसे वैसे वेवलेंथ भी आ ही जाएगा, दोनों निकाल लो.
स्टेट स्टेट है बेटा, इन ए स्टेट ऑफ, है ना, इन ए स्टेट ऑफ। हाँ आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। एक बार एनर्जी आ गया तो वेवलेंथ तो आ ही जाएगा, मेन जो एनर्जी इंपॉर्टेंट है। हाँ नेत्रा, योर आंसर इज करेक्ट। नहीं, चेंज इन नेगेटिव तो नहीं आता है, इस केस में नहीं आ रहा है। बस वो लैंग्वेज समझना है। जैसे हाइड्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी दिस, तो किस स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है? Sir, please wait for 2 minutes. अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। हाँ सही है रचिता, आपका आंसर सही है। हाँ आभा, सही है आपका आंसर। हाँ हाँ सही बात है श्रेया, वो सही बोल रहे हो आप। देखो, वन बाय वन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आ जाएंगे, किस स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है? एन की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो। तो एन इक्वल टू 4 आ गया, बिल्कुल सही है। मतलब इस स्टेज की बाइंडिंग एनर्जी एन इक्वल टू 4 आ गया, है ना। से ये टू स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 पे आता है। तो 10.2 किस स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी होती है? फॉर विच स्टेट एक्साइटेशन एनर्जी इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एन इक्वल टू 2, ऑब्वियस बात है, नहीं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की तो होती है। तो दिस एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये स्टेट में एन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 2 पे हो रहा है ना। एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 2 पे हो रहा है। तो एन इक्वल टू 4 पे जो एनर्जी होती है वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, एक्चुअल जो एनर्जी होगी तो निगेटिव ही होती है।
और n इक्वल टू 2 पे एनर्जी जो होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बस इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी हम निकाल लेंगे कितना होगी। इससे जो फोटोन इमिट होगा उसकी आप एनर्जी निकाल लोगे कि भाई n इक्वल टू 4 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे आप तो ये जो डिफरेंस आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो एनर्जी तो आगे वेवलेंथ भी निकाल लेंगे क्योंकि ये एनर्जी जो होती है SC बाई लैम्डा ही तो होती है। तो 2.55 पुट कर दोगे, और अगर आर्मस्ट्रांग या नैनोमीटर जिसमें भी चाहिए, अगर आपको नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 लिख लोगे आप इसे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कई लोग बता रहे हैं कि भाई कितना आ जाएगी नैनोमीटर में इसका आंसर। अरे 9.35 कहाँ से आ रहा है बेटा एनर्जी डिफरेंस। 0.85 एंड 3.4 का एनर्जी डिफरेंस 2.5 ही तो होगा। अच्छा अच्छा, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा 2.55 होगा, और ये आपका 12 SC बाई लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी जो यहाँ से हम निकालेंगे, ये आपका 48 है ना। चेक चेक कर लेना क्या आंसर है, एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं दिया हुआ है इसमें। Sir, हाँ बताओ। sir, if it keep in Armstrong, then is it a problem? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। Sir, I got 5,511 in Armstrong. 5500 आ रहा है, हाँ सर। चेक करो जरा सा ठीक से। सर यहाँ तक तो ठीक है, 2.55 आया मुझे। हाँ फिर हाँ HC बाई लैम्डा मैंने 12400 बाई 2.25 किया तो 5,511 एंगस्ट्रॉम है। हाँ, ठीक है, फिर वो आंसर सही होगा, इसमें क्या गलती है कुछ भी। ओके सर। जो भी इससे आंसर आ रहा है मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है। एनर्जी का तो 2.55 लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है, तो इससे जो भी आता है वो आंसर सही होगा। ओके सर। तो हम कर सकते हैं इसे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो लैंग्वेज इंटरप्रेट करना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आता है, राइट। तो ये तो मैंने जस्ट आपको एक सिंपल चीज बताई कि मतलब ये लैंग्वेज मेन थे कि बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि 10.2 का मतलब आएगा, वो सही नहीं है ना। 4 से 1 पे नहीं आएगा, बल्कि स्टेट ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो n=2 होगी। तो ये लैंग्वेज के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस तो हम सारे कर लेंगे, इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ना, ये इस सब लॉजिक के ऊपर बेस्ड थे जो हमने डिस्कस किया पहले, है ना, कि जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, उसके ऊपर सब कुछ चीज बेस्ड थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन पॉइंट्स ऑन एटम। बेटा वो वैल्यू होती है ना SC की, SC की वैल्यू 1240 होती है। SC की वैल्यू 1240 होती है नैनोमीटर में, और 12400 होती है आर्मस्ट्रांग में। तो ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। सर क्या ये फाइनल जो लैम्डा का वो 4862.7 एंगस्ट्रॉम आ रहा है क्या? तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है, आपने सही निकाला होगा, आप चेक कर लेना। सर जैसे मैंने 12400 अपॉन 2.55 करके निकाला है। हाँ, तो उसी से आएगा, कैलकुलेट कर लो। सर यस आंसर 4.4 में ही आ रहा है, 4.8। अच्छा, हाँ सॉरी 4862.7 4862.7 एंगस्ट्रॉम। अच्छा 48 62.7 एंगस्ट्रॉम, मतलब और भी वैल्यू आ रही है, मैंने 7 तक ही पॉइंट कैलकुलेट। 7 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। तो हाँ बस सही आंसर कैसे है निकाला तूने? बेटा, कैलकुलेशन कर लो आप। 12400 अपॉन 2.55 करके। ओके। आप अपना कैलकुलेशन आंसर वही आ रहा है। ठीक से कैलकुलेशन करो।
12400 by 2.25 ना. 2.25 नहीं 2.5 है. 2.5 है, अच्छा, okay, I 2.55 got है. it. तभी तो आपका आ रहा है. सही बात है. 4862.7 आ रहा है ना. तो ये सही आंसर है आपका, ये है ना. इसलिए कई बार स्टूडेंट जो आंसर दे रहे थे ना, वो 487 नैनोमीटर दे रहे थे, थोड़ा सा वो करके. लेकिन ये ज्यादा प्रिसाइज आंसर है. चलो वो छोड़ दो आपस से, ये तो बहुत आसान सी चीज है. और सर ये -0.85 होता है, ऊपर वाला क्या होता है? -0.34 ना. हाँ ये है. 5 का ये n = 5 का क्या होता है सर? n=5 का कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से. अच्छा, मतलब याद नहीं करना. याद नहीं करना उसे, ठीक है. है ना. कि भाई जो सारे जो कैलकुलेट किए हैं ना, वो मैंने इसी में तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट किए हैं हाइड्रोजन के लिए. तो अगर आपको किसी भी लेवल का चाहिए तो यहाँ पे एन और जेड की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. तो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसे. सर हमने सॉल्विंग में 10.2 कंसिडर क्यों नहीं किया था कौन सा 10.2 यार? प्रीवियस क्वेश्चन में सर? 10.2 तो डिफरेंस है ना. जो ट्रांजिशन हो रहा है वो तो 4 से 2 पे हो रहा है ना. ये ट्रांजिशन है, तो उसको तो 10.2 से मतलब नहीं है ना. वो तो एक्साइटेशन एनर्जी है, कि ऐसा स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो वो तो एनर्जी चाहिए होती है, वहां तो वो पहुंच चुका है. तो वो तो लैंग्वेज वाइज है ना बेसिकली आपको. अच्छा मैं वो एससी की वैल्यू बता देता हूँ. अरे एससी की वैल्यू जो होती है, एससी की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, या आप लिख लो 12,400, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग. ये आपके एच और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू होती है ना. तो आपका गैस राइट. तो ये जस्ट हमने कुछ बेसिक चीजें जो केमिस्ट्री जैसी ही हैं, वो सारी चीजें हमने एनालाइज कर ली इसमें. अब हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा डिस्कशन पॉइंट्स, है ना, ऑन एटम्स, जो आपको मेनली आज के लेक्चर में पढ़ना है ना. कि एक्स्ट्रा डिस्कशन पॉइंट्स जो एटम में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, है ना. तो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पहली तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस. भाई वैसे हम अभी तक न्यूक्लियस को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस जो है वो क्या है, बेसिकली आपका न्यूक्लियस फिक्स है या स्टेशनरी है. लेकिन एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है वो भी मूव करता है ना. कि भाई सिंपल सा हम ये बोलते हैं इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस. पहली चीज ये होती है इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना. कि भाई न्यूक्लियस के मोशन का जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, है ना. तो एक्चुअली में क्या होता है, अब तक हम मान के चल रहे थे कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है. न्यूक्लियस भी मूव करता है. तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख देंगे कि बोथ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस revolve around their center of mass, their center of mass, हाँ. कि भाई जो न्यूक्लियस है वो भी मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करेगा. दोनों के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे. जैसे मैंने बोला कि ये सपोज आपका इसका न्यूक्लियस है ना. यहाँ पे हम न्यूक्लियस ले लेते हैं और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ना. न्यूक्लियस का मास मैं ले लेता हूँ सपोज आपका Mn है, एंड इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सपोज Me है. तो अब तक हमें मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस तो रेस्ट पे होगा. ये सारे फॉर्मूले अपने उससे वैसे तो डिसाइड किए कि न्यूक्लियस रेस्ट पे होगा, इलेक्ट्रॉन इसकी चारों तरफ रिवॉल्व करेगा. एक्चुअली में क्या होता है कि दोनों का जो सेंटर ऑफ मास इसको मिलाने वाली कोई लाइन होगी और इनका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में लाई करेगा. ये इनका सेंटर ऑफ मास है. तो एक्चुअली दोनों मूव करते हैं. ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट
न्यूक्लियस भी इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, और इलेक्ट्रॉन तो करते ही है ना। तो एक्चुअल मोशन जो इसका होता है वो दोनों आपके रिवॉल्व करते हैं अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, है ना, कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो दोनों के अबाउट दोनों रिवॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि ये सारे फॉर्मूले फिर इनवैलिड हो गए ना, है। नॉर्मल केस में जब तक ये चीज मेंशन नहीं की है आपको कुछ इसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम अब कैसे करें, कैसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है रिड्यूस मास का, है ना। एक्चुअली में जब दो चीजें सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करती है ना सर्कुलर मोशन में, तो हम उसको एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिड्यूस मास। तो हम इन दोनों का रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लेंगे, और इस रिड्यूस मास की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज एम एन इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा एम एन प्लस एम ई। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो देविशी, और आंसर इज करेक्ट कि भाई इसमें आपका एम एन और एम ई को मल्टीप्लाई करेंगे और एम एन प्लस एम ई कर देंगे, तो इसी को हम बोलते हैं रिड्यूस मास। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा ना वो ये हो जाएगा कि न्यूक्लियस की रोटेशन लोकेशन आपकी फिक्स हो गई, है ना, कि जहां पे न्यूक्लियस था उसको आप फिक्स मान सकते हो, और इसके चारों तरफ जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्व अब इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, बल्कि वो रिड्यूस मास रिवॉल्व करेगा। कैसे रिवॉल्व करेगी इसके चारों तरफ? बेसिकली आपका रिड्यूस मास। इसका इक्विवेलेंट आपका ये हो जाएगा कि दोनों के मोशन में तो कॉम्प्लिकेशन आ गए ना, दोनों मूव कर रहे हैं, तो अगर हम रिड्यूस मास ले लें तो न्यूक्लियस को हम फिक्स मान सकते हैं, और इसके चारों तरफ जो चीज रिवॉल्व कर रही है वो रिड्यूस मास रिवॉल्व कर रही है। तो रिड्यूस मास जब रिवॉल्व करेगी इस तरह से, तो फिर तो ये फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे ना, कि फॉर्मूले उसी के लिए तो है कि भाई किसी स्टेशनरी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब ये जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन था उसकी जगह पे अब मास चेंज हो गया। तो ये तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें फॉर्मूला पढ़ रहे थे मैंने यहाँ पे लिखा था कि आर एन जो होता है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। वी एन को मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास हो जाता है ना, कि जो ई एन था दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, है ना। तो मतलब वही हो जाएगा कि अगर मुझे निकालना है कि रिड्यूस मास के साथ रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट क्या होगी, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये लिख दूंगा कि आर एन डैश अगर ये है बाई आर एन, तो ये इक्वल हो जाएगा बेसिकली आपके मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाई रिड्यूस मास। कि अगर आर एन इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट करके कोई रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट है, इसके लिए फॉर्मूला है आर एन डैश जो होगा, अगर रिड्यूस मास ले ले तो उसका बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट का। जैसे ये तो रेडियस निकाल लेंगे हम इससे, ऐसी हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं ई एन डैश बाई ई एन की जो वैल्यू होगी, है ना, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो यहाँ पे रिड्यूस मास इनटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वही चीज है जब तक स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किए कि कंसिडर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो, या मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया हो कितना मास न्यूक्लियस का है, तभी आप इसको यूज करोगे। अदरवाइज हम मान के चलेंगे कि स्टेशनरी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये एक स्पेशल पॉइंट पुलिस वापस है। सर हाँ बताओ। सर आप वो फिक्स पॉइंट वाला वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो क्या होता है ना, जब भी इस तरह से चाहे बाइनरी स्टार सिस्टम हो, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दोनों अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो न्यूक्लियस की लोकेशन को हम मान लेंगे कि फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ रिड्यूस मास रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर मैं इसको रिड्यूस मास ले लूं जो कि इससे कैलकुलेट करेंगे, तो हम न्यूक्लियस की लोकेशन को फिक्स मान सकते हैं। वही हो गया, न्यूक्लियस की लोकेशन फिक्स हो गई और उसके चारों तरफ रिड्यूस मास रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर ये सारे फॉर्मूले वैलिड हो गए ना। बस जो नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था, इस केस में जो चीज रिवॉल्व कर रही है वो रिड्यूस मास कर रही है, तो इजिली हम इस फॉर्मूले से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर, समझा, थैंक यू। तो ये आपका आंसर।
ठीक है, तो आपका आ गया, तो पहला तो ये आ गया। सेकंड आ गया, व्हाट इज द मेथड ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन। भाई बार बार हम बोल रहे हैं ना एटम एक्साइट होगा, वो कैसे एक्साइट होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द मेथड ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन। Second point is the method of atomic excitation. हाँ, तो मेथड ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन सिर्फ दो होते हैं। एक तो आपका बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन, बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन, है ना, कि भाई मेथड ऑफ एटॉमिक एक्साइटेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरह से, एक तो फोटोन एब्जॉर्प्शन से होता है कि भाई अगर कोई एटम फोटोन एब्जॉर्ब कर ले तो उससे एटम क्या हो सकता है, बेसिकली आपका एक्साइट हो सकता है। बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन, है ना, तो आपको पता है, लेकिन सारे फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी की एनर्जी जो होगी एग्जैक्ट डिफरेंस के इक्वल होगी, है ना, कि सिंपल सा हम ये बोलेंगे कि हाँ, बाय फोटोन एब्जॉर्प्शन सिंपल सा हम बोलेंगे एटम इन ग्राउंड स्टेट absorb photon of energy equal to difference between its ground state and any excitation state. Any excitation state. ये लॉजिक है इसमें, है ना, कि एटम इन ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इस ग्राउंड स्टेट एंड एनी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। अगर डिफरेंस के इक्वल फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा तो वो नॉर्मली एक्साइट हो जाएगा, एंड वो एक्साइट होकर वहां पे रहेगा नहीं, एंड इट इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली, है ना, move to lower orbit by emitting one or more photon, है ना, ये आपका राइट। तो फोटोन एब्जॉर्प्शन के कंसेप्ट में इसमें कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, बस एक चीज थोड़ी सी जाननी थी इसलिए मैंने आपको बताया ये, कि जैसे मैं किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे, है ना, किसी भी एटम का, हाइड्रोजन लाइक एटम कोई भी है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, ये आपका इस तरह से हो गया, सेकंड स्टेट आ गया, इसके बाद आपका थर्ड स्टेट आ गया, फिर तो आपका फोर्थ स्टेट आ गया, और भी स्टेट्स होंगे लेकिन मुझे फोर्थ तक काम है, फोर्थ से ज्यादा समझ में आता है ना। तो ये आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट आ गया ऐसे, एंड आपका इन्फिनिटी तक हो गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, क्योंकि इसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होंगे, अब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, कोई फोटोन आके इससे स्ट्राइक करता है, इस फोटोन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सारे फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब एग्जैक्ट डिफरेंस कुछ इक्वल हो, या तो 1 और 2 के इक्वल एनर्जी इसकी, या 1 और 3 के इक्वल हो, या 1 और 4 के इक्वल हो, किसी भी डिफरेंस के इक्वल होगा तभी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे सपोज HF एनर्जी के फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया, और HF से ये ग्राउंड स्टेट से स्टेट 4 पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये हो गया
कि 1 और 4 का जो डिफरेंस होगा वो इस फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पहुंच गए अब, लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे तो रहता नहीं ना, इमीडिएटली ये डी एक्साइट होगा। लेकिन जब डी एक्साइट होगा तो कोई जरूरत थोड़ी कि सीधे वापस वहीं पे आ जाए, फिर तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए ना। कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इमिट कर सकता है ये पॉसिबल वेवलेंथ्स जब डी एक्साइट होगा? तो भाई इसने एच एफ एनर्जी का फोटोन इमिट किया, एब्जॉर्ब किया, और ये 1 से 4 पे पहुंच गया। अब ये डी एक्साइट जब होगा तो उसके बाद तो बहुत सारे चांसेस है ना कि इमीडिएट ये हो सकता है कि 4 से 1 पे आ जाए। तो जितने का आपने एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट कर देगा, या यहाँ पहुंच से हो सकता है, या ये वेवलेंथ भी हो सकती है। उसके बाद ये भी वेवलेंथ पॉसिबल है ना, और ये भी वेवलेंथ पॉसिबल है। उसके बाद आपकी ये भी आ जाएगी, मतलब टोटल पॉसिबल वेवलेंथ 6 हो गई ना। मतलब यहाँ पे 6 डिफरेंट एनर्जी के फोटोन इमिट कर सकता है ये। नहीं 7 कैसे होंगी बेटा, 6 होंगी, है ना। ग्राउंड स्टेट है ना, फॉर्मूला ये वाला यूज कर लोगे, n इंटू एन माइनस 1/2। तो अगर 4 से ट्रांजिशन हो रहा है तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, मतलब 6 पॉसिबल वेवलेंथ होंगे। किसने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया एच एफ एनर्जी के, तो वापस 4 से 1 पे आ सकता है, या इस तरह से आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबल वेवलेंथ जो होंगी वो आपके 6 हो जाएंगी, है ना। तो अब देखो ये जो 6 फोटॉन्स ये इमिट होंगे, इसके एनर्जी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो एच एफ है। तो जो यहाँ से फोटोन आपके इमिट्स हो रहे हैं उसकी एनर्जी के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या हम, कि उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? कोई बता सकते हो क्या हम इस बारे में कि उसकी एनर्जी क्या होगी? नहीं वो समेशन वाला नहीं है, मतलब मतलब हम ये लिख लेंगे यहाँ पे, मैं बताता हूँ कि इस केस में, हर केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा है कि एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड फोटोन, हाँ, एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड फोटोन emitted photon are either equal to or less than absorbed photon. Absorbed photon, ये आपका होता है कि एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड फोटॉन्स आर आइदर इक्वल टू और लेस देन द एब्जॉर्ब फोटोन, कि जो भी यहां से फोटोन इमिट होंगे, जैसे एच एफ एनर्जी का इसने एब्जॉर्ब किया, अगर ये वापस 4 से 1 पे आ जाए तो जो फोटोन एनर्जी होगा वो एच एफ की होगी, लेकिन बाकी एनर्जी तो सारे कम है ना, तो इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना इसमें कि लेस देन द एब्जॉर्ब फोटोन, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। है ना, इस केस में ऐसा है, हर केस में आपको डायग्राम बनाना होगा। तो पहला मेथड तो ये है कि बाई फोटोन एब्जॉर्प्शन, जिससे कि हम एटम को एक्साइट कर सकते हैं। Six is the numbers of possible photon. ये 6 तो निकल रहे हैं ना यहाँ से। भाई जब ये 4 से वापस ट्रांजिशन करेगा ना,
तो 6 डिफरेंट टाइप के फोटोन इमिट कर सकता है ये। वो हम इसी से निकालते हैं ना, n माइनस एन इंटू n माइनस 1/2 से। सर लेस देन कैसे होगा? बेटा आप देखो कि ये वाली जो एनर्जी, अगर ये HF है तो हाँ जब सर। 4 से 1 आएगा तो ये डिफरेंस HF के इक्वल होगा। अच्छा ओके, मतलब एक ट्रांजिशन में कम हो सकता है या बराबर है? लाइक हाँ 4 मतलब to 3 में लेस होगा ऐसे? हाँ मतलब एक ही में इक्वल होगा खाली, ओके सर। भाई 4 से 1 में इक्वल होगा, बाकी सारे कम होंगे। मतलब एक फोटोन इमिट होगा जो इक्वल एनर्जी का हो सकता है, लेकिन बाकी सारे जो फोटॉन्स होंगे ना, उनकी जो एनर्जी होगी वो इससे लेस होगी, तो ये सारे डिफरेंस कम आ रहे हैं। तो ये बड़ा एनालाइज करके कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर फिजिक्स में नहीं आया तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, है ना। ये नंबर ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स है, जैसे कितने निकल सकते हैं उसके लिए मैंने बताया, यहाँ पे 6 होता है। तो ये तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, तो ये आपका आ गया। लेकिन ये तो बहुत आसान सी चीज है, एक और मेथड होता है जिससे कि हम एटम को एक्साइट कर सकते हैं, है ना। ये आपका होता है बाई कोलिजन। कि कोलिजन से भी कर सकते हैं हम इसमें, है ना, कि बाई कोलिजन, है ना। तो जो कोलिजन से हम करेंगे ना, तो कोलिजन का मतलब ये हो जाएगा तो कोलिजन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि जैसे मैंने बोला कि आपका कोई हाइड्रोजन एटम है, या कोई भी एटम ले लो आप इस तरह से, कि सपोज हाइड्रोजन एटम ही ले लेते हैं, और इससे कोई भी पार्टिकल कोलाइड करता है, मे बी न्यूट्रॉन हो सकता है, ये किसी स्पीड से आके कोलाइड कर रहा है, तो जब ये कोलाइड करेगा तो ये एनर्जी भी अपनी उसको ट्रांसफर कर सकता है हाइड्रोजन एटम को, और उससे क्या हो जाएगा, एक्जैक्टली आपका एक्साइट हो जाएगा, है ना। कि भाई सिंपल सा बाई कोलिजन का मतलब ये हो जाएगा कि कोलाइडिंग पार्टिकल में ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट एटम, कि एटम को एक्साइट करने के लिए कोलाइडिंग पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देगा और उससे वो एक्साइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको, कि जैसे मैंने ये जो फिगर बनाया है कि कोई हाइड्रोजन एटम है और ये अगर रेस्ट पे है, और इससे सपोज आके कोई न्यूट्रॉन कोलाइड करता है किसी u स्पीड से, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसका मास सपोज m1 है और हाइड्रोजन एटम का मास m2 है, तो जब कोलिजन होगा तो उसके बाद भी दोनों मूव करते रहेंगे ना, कोलाइडिंग पार्टिकल की हो सकती है वेलोसिटी v1 हो जाए, और जो आपका हाइड्रोजन एटम होगा उसकी वेलोसिटी आपकी v2 हो जाए, है ना। कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, बेसिकली आपकी v2 हो जाए, है ना। तो बेसिकली फिर वो कौन सी एनर्जी यूज होगी इसमें, कैसे निकालेंगे हम उसे, भाई इसको एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी आई है वो कौन सी एनर्जी आई है, क्योंकि पहले भी कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, अभी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर एक्साइट हुआ है ये, तो कुछ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको एक्साइट करने में यूज हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे ही कंसेप्ट आ जाता है, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्री, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई ना, तो कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्री। Sir, हाँ बताओ। sir, can you explain it again? Actually, I was disconnected. बेटा कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि कोलिजन से भी कोलाइडिंग पार्टिकल जो होंगे ना, जैसे कोई पार्टिकल आके हाइड्रोजन से कोलाइड किया इसने इस तरह से, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी के कुछ पार्ट इसको ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि एक्साइट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके बाद भी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो पहले भी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, अभी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो जो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना, उससे हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो सकता है, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे तो, है ना। वो सही बोल रहा हूँ, देविशी आपका Okay, sir.
है ना, लेकिन मैं ज्यादा अच्छा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये आपको इन जनरल भी मैकेनिक्स में बड़ा यूजफुल होगा। वी कॉल इट एज अ सी फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम इसको बोलते हैं। तो सर ये वही है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला? वही वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम या सी फ्रेम हम ये बोलते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होगी। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो फिर एक्साइट करने के लिए फिर कौन सी एनर्जी यूज होगी, कि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो यूज हो नहीं सकती, वो तो सेम रहेगी, क्योंकि जब ये कोलिजन होता है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो होता नहीं है, ये तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन है। तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी तो जितनी पहले थी वो उतनी रहेगी। तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी फिर एक्साइट करेगा? हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी एक्साइट करेगा, बेटा ये न्यूट्रॉन का मास मैंने m1 ले लिया, इसका m2 ले लिया है। यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है, इसका मास में भी m1 है। यहाँ पे मास तो चेंज नहीं हुआ ना, मास तो उतना ही रहेगा। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम with respect to center of mass right will be used to excite an atom, excite an atom। ये मेन चीज होती है कि भाई एटम को एक्साइट सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी नहीं करती है, बल्कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होगी वो यूज होगी एटम को एक्साइट करने में, है ना। उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ आपको मैं कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहले आप इसको लिख लो। So can you please tell that word? In the absence of external force, comma. Then kinetic energy of center of mass remains same, Okay, sir. Thank you. but kinetic energy of the system with respect to center of mass will be used to excite an atom। Okay। Sir, हाँ बोलो। will be used to excite an atom लिखा है ना आपने? हाँ, is used to excite an atom, Okay, sir. but kinetic energy of a system with respect to center of mass will be used to excite an atom, है ना। अब वो कैसे एक्साइट करेगा अभी मैं बताता हूँ आपको मैं।
ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली में, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल होती है ना, तो उसकी टोटल एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अ, चलो फर्स्ट स्लाइड शो कर देता हूं मैं आपको। हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड आई थिंक। दिस इज द सेकेंड, और ये आपका थर्ड आ गया, है ना। तो थर्ड स्लाइड में जैसे अगर हम लिखें कि व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, तो केसी होता है और एक के डैश होता है। तो केसी जो होता है, दिस इज नोन एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास। एंड जो के डैश होगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ये आपका आ गया, राइट। तो मेन चीज है, केसी के तो कोई काम है नहीं, क्योंकि केसी तो एक्साइट करेगा नहीं, तो जो एक्साइट करेगा वो क्या करेगा, बेसिकली आपका के डैश करेगा। तो के डैश हम निकाले कैसे, तो के डैश का ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लेना। के डैश की वैल्यू होती है हाफ ऑफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। इसमें म्यू जो होता है, वी कॉल इट एज द रिड्यूस मास, वैसे ही जैसे पहले आपने पढ़ा था। तो रिड्यूस मास की जो वैल्यू होगी, मास के प्रोडक्ट को हम सम से डिवाइड कर देंगे, और वी आर जो होता है, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो इससे हम के डैश निकाल लेंगे, और के डैश ही एटम को एक्साइट करने के लिए यूज होगी। कि जो यूज होगी एटम को एक्साइट करने में, वो कैसी यूज नहीं होगी, वो तो चेंज होगी ही नहीं, वो तो रहेगी। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा कि भाई जब ये कोलाइड हुआ, तो ऐसा थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई कोलिजन के बाद, है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी यूज थोड़ी हुई, इसकी कुछ बच भी तो गई। तो जो डिफरेंस होगा वही के डैश है, जो कि के डैश इसको एक्साइट करने में क्या होगा, बेसिकली आपका यूज होगा, है ना। ये केस की हम बात कर रहे थे, है ना। तो वही बात है कि के डैश जो होता है वो इसको एक्साइट करने में यूज होगा। अगर मैं जैसे हाइड्रोजन एटम ले लूं, कि फॉर हाइड्रोजन एटम, एटम एट रेस्ट, कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, उससे मुझे अगर एक्साइट करना है, तो कब एक्साइट होगा, ये तब एक्साइट होगा व्हेन के डैश विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तभी तो एक्साइट होगा, क्योंकि के डैश एक्साइट करने में यूज हो रहा है। और फर्स्ट टू एक्साइटेशन एनर्जी सबसे कम तो यही तो होती है, अगर इससे कम होगा तब तो एक्साइट हो ही नहीं पाएगा, ये मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। तो के डैश की वैल्यू अगर इससे इक्वल है, इससे ज्यादा होगी, तो हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो गया, हम बोलेंगे अगर रेस्ट पे एक्साइट हो गया, एटम एक्साइट, है ना। और अगर एटम एक्साइट हो गया, देन कोलिजन विल बी इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। कोई भी अगर एटम एक्साइट हो गया, तो उसका कोलिजन फिर इनइलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी के एक पार्ट उसको एक्साइट करने में यूज हो गया है, और जब वो डी एक्साइट होगा तो वापस काइनेटिक एनर्जी थोड़ी मिलेगी, वो तो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। और जब भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो कोलिजन कैसा होता है, बेसिकली आपका इनइलास्टिक। इसी में अगर ऐसा हो जाए, इफ k dash is less than 10.2 electron volt, then atom will not excite। भाई मिनिमम गैप तो इतना है, इससे ज्यादा गैप में ही तो होगा, तो हम बोलेंगे एटम विल नॉट एक्साइट, है ना। अगर एटम एक्साइट ही नहीं हुआ, मतलब एनर्जी कहीं यूज हुई नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, देन कोलिजन विल बी
इलास्टिक। सर वो एटम एक्साइट के बाद क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? एटम एक्साइट, गैप एक कॉमा लगा दो आप यहाँ पे, देन कोलिजन विल बी इन इलास्टिक। ओके सर। और सेकंड पॉइंट में अगर इससे कम होगा तो एटम विल नॉट एक्साइट, तो उस केस में कोलिजन कैसा होगा, बेसिकली आपका इलास्टिक होगा। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं बड़े ट्रिकी से, जैसे मैंने बोला ये हाइड्रोजन एटम है, ये आप खुद से सॉल्व करो कि हाइड्रोजन एटम ये है और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है ना, दिस इज अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कोलाइड कर सकता है, अल्फा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल कोलाइड करके हम एक्साइट कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यूट्रॉन है ना, इट विल हैव सम स्पीड, इसकी एनर्जी होगी और ये रेस्ट पे है। तो आपसे अगर ये कोई पूछे क्वेश्चन, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन should possess to excite hydrogen atom, है ना, कि भाई हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है तो इन न्यूट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, कोई बता सकता है क्या? मतलब अगर इसकी स्पीड u है ना, और मास इसका अगर m है, क्योंकि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम का मास, सर इसको ऐसे करेंगे क्या कि k डैश की जगह 10.2 लिख दें हाँ सही है, और फिर इक्वल्स टू हाफ और म्यू में मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास वही ऑफ वही वही हाइड्रोजन। वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सही बात। लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है ना, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। सही बोल रहे हो आप, ऐसे ही करोगे। तो आपसे ही पूछा गया कि हाफ एम यू स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, है ना, ताकि ये एक्साइट हो जाए। इससे कम अगर इस हाफ एम यू स्क्वायर होगा तो एक्साइट नहीं कर पाएगा इसे। तो कई बार तो ये सब इलास्टिक इन इलास्टिक पे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। मतलब मिनिमम कितनी होगी एनर्जी ताकि एक्साइट हो जाए, तो थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? अरे एकदम सिंपल सी चीज है, आप देखो कि इसमें क्या करोगे। सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लोगे व्हाट इज के डैश। के डैश कितना हो जाएगा, तो के डैश की वैल्यू आप निकाल लोगे। आपको पता है दोनों मास अगर सेम है तो रिड्यूस मास तो m/2 हो जाएगा ना। और रिलेटिव वेलोसिटी एक तो रेस्ट पे था, दूसरा यू से जा रहा था, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज तो इसको एक्साइट करेगी, और एक्साइट करने के लिए ये चीज आपकी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी तो एक्साइट कर पाएगा इसे। भाई मिनिमम 10.2 होगा तभी तो एक्साइट कर पाएगा ये। तो ये तो के डैश 10.2 है, आपको तो निकालना हाफ एम वी स्क्वायर कितना होना चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो हाफ एम वी स्क्वायर। कि हाफ एम वी स्क्वायर के लिए 2 ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से। तो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर निकालूं तो ये आपका 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, है सिंपल सा आ गया। मतलब इसकी 20.4 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो इसका के डैश 10.2 होगा, तो एक्साइट हो जाएगा। बाकी 10.2 रह जाएगा इसके अंदर, है ना। तो स्टूडेंट्स में गलत आंसर ये देते हैं कि उनको 10.2 तो पता होता है, उस ऑप्शन में 10.2 भी होगा, वो 10.2 को टिक कर देते हैं, है ना। लेकिन याद रखना कि जो m/2 क्यों लिखा है, मैंने रिड्यूस मास निकाल लिया ना बेटा, के डैश वाले फॉर्मूले को यूज किया है। तो अगर ये रिड्यूस मास से अगर हम निकालें, दोनों मास अगर सेम होंगे तो मास को मल्टीप्लाई करके सम से डिवाइड करेंगे ना, है ना। तो यहां से m/2 आ जाएगा, उसको मैंने इसमें यूज कर लिया है, इस फॉर्मूले में इसको यूज करके निकाला मैंने, है ना। ये आपका जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को आता है कि भाई इसको जल्दी से आप लिख लो, बिकॉज पावर किया हुआ है तो ये हो सकता है मीट हो जाए। बस मैं ट्राई करता हूँ कि रिस्टोर करूँ। ओके, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर आपका ये था, है ना। तो आपको रिड्यूस मास यूज करके उसको यूज करना था आपने, है ना। तो ये ध्यान रखना बस में। तो ये आपने कर लिया, तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। एक तो एटॉमिक एक्साइटेशन, मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, ये मैकेनिक्स में भी हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन मैकेनिक्स का है, बड़ा मतलब पॉपुलर केस होता है ये, कि यहाँ पे आपका एक मास रखा हुआ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो ये मास अगर m है, ये भी मास m है, और इससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है, एंड दिस इज मूविंग विथ स्पीड u। तो जाके इससे कोलाइड करेगा और ये दोनों एक साथ मूव करेंगे कंबाइंड स्टेट में, है ना। किस तरह से कंबाइंड स्टेट में दोनों क्या होंगे, बेसिकली आपके मूव करेंगे ऐसे।
है ना, एक स्टेज पे दोनों कंबाइन होकर मूव करेंगे ऐसे। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? कंप्रेशन इन स्प्रिंग, है ना, कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा? ये आपने हो सकता है पहले किया भी होगा क्वेश्चन ये, है ना। तो कैसे करते हो आप इस क्वेश्चन को कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह लगाते हो ना, सही बात है। इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाएंगे एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाएंगे, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ये है कि वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर जब आप डिस्कनेक्ट हुए वो वाला स्लाइड है? वो नहीं है बेटा, वो तो ऑमिट हो जाता है, वो ऑमिट हो जाता है ना, कि वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो इसको यूज करके करते थे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसको अगर मुझे सॉल्व करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, है ना, कि मैक्सिमम कंप्रेशन इसमें कितना होगा, तो मैं जस्ट इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं अगर दोनों को सिस्टम ले लूं तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब k डैश विल कन्वर्ट इनटू द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे बोलूंगा इन दिस केस k डैश विल कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा ये, आप k डैश निकाल लो। k डैश क्या होता है? हाफ ऑफ रिड्यूस मास इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ रिड्यूस मास, mm का रिड्यूस मास तो m/2 ही हो जाएगा, एंड v रिलेटिव में एक तो रेस्ट पे है, दूसरा u से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी u स्क्वायर ही हो जाएगी। ये जो चीज होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी हाफ की एक्स स्क्वायर में, है ना। काइनेटिक एनर्जी और सेंट, क्योंकि ये भी तो अभी मूव ही कर रहा है ना ऐसे, तो उसकी भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या चीज कन्वर्ट होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में? जो k डैश होगा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। बस इससे सॉल्व हो गया, हाफ ऑफ कैंसिल लेना, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी u√m/2 के, है ना। तो बहुत हर क्वेश्चन में हम इसको यूज कर सकते हैं, जो k डैश का कंसेप्ट है, बड़ा पावरफुल कंसेप्ट होता है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है ये, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले लो कि मैंने ये बोला कि भाई ये m मास है, ये इधर v से जा रहा है, ये इधर एक दूसरा मास है m मास है, इसको v से इधर जा रहा है, और एक 2m मास है, ये भी v से इधर जा रहा है, बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई है ना। तो आपसे बोला जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, कि भाई स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ये भी हम निकाल सकते हैं, मैं इसका k डैश निकाल लेता हूँ। k डैश में आपको होता है हाफ ऑफ रिड्यूस मास, अब एक्चुअली एक m है, 2m है, तो ये 2m/3 हो जाएगा, एंड रिलेटिव वेलोसिटी एक v से इधर जा रहा है, एक v से इधर जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v हो जाएगी, और ये सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से हाफ कैंसिल, है ना, और आपका आंसर आ गया एक्स की वैल्यू वैसे जैसे पहले आपने निकाला था, है ना। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना, है ना, तो इससे मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस में k डैश ही यूज होता है, मतलब इसी का कॉम्बिनेशन है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके जो चीजें आती हैं वो सीधे k डैश से आ जाएंगी। हाँ, √of m/3k इंटू 2u, अच्छा 2u मल्टीप्लाई होगा बाहर, अच्छा 2v √of m/3k,
विल बी द एक्स वैल्यू, है ना। तो एक लाइन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वही चीज मैंने इसमें भी यूज की थी, है ना। इसमें मैंने के डैश को यूज करके उसको एक्साइट कर दिया। ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। सर वो u अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2k है ना? हाँ, m/2k। नहीं, इससे आंसर मेरे ख्याल से ही आएगा। हाँ, यही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो एक लाइन में हम कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपने पढ़ा जरूर मॉडर्न फिजिक्स में है, लेकिन पूरी मैकेनिक्स में आप इसको यूज कर सकते हो। जब भी दो चीजें कोलाइड वगैरह कर रही होंगी, इन्वॉल्व होंगी, तो सेंटर ऑफ मास का तो काम खत्म हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी का। तो जो के डैश होगा वही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो ये हमने एक्साइटेशन के दो मेथड पढ़ लिए, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, और दूसरा आपका था बाय कोलिजन, है ना, कि कोलिजन से कर लिया आपने इसे। So please wait for 1 minute. हाँ, हाँ सही बोल रहे हो, 2m/3 क्यूब। सही बोल रहे हो श्रेया। Yes, sir, done. ठीक है ना, तो आप आ गया इस तरह से। बस एक लास्ट पॉइंट एटम्स में बच गया, इसके बाद एक्सरेज भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आपका बच गया, वो कर लेते हैं। अरे अभी मैकेनिक्स में फिर मैं उलझ जाऊंगा, मुझे मैकेनिक्स में मत आप वो करो, नहीं तो मैं गड़बड़ हो जाएगी। अभी नहीं करो, जब टाइम आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। नहीं नहीं तो अभी मैकेनिक्स में मैं गड़बड़ हो जाती है ना। तो प्रीवियस स्लाइड दिखाई है। अभी दिखाता हूँ। सर डन। चलो, है ना, अब आ जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट है कि थर्ड में क्या होता है ना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फिजिक्स में नहीं आया तो केमिस्ट्री में जरूर आएगा, है ना, कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, है ना। तीन ही पॉइंट हमने डिस्कस किए आज। पहला पॉइंट था इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा था एटॉमिक एक्साइटेशन, और तीसरा एक्स्ट्रा पॉइंट था चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस। भाई पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है ना, किसी रेफरेंस से ही तो डिफाइंड होती है, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू तो होती ही नहीं है। तो जैसे अभी तक हम एटॉमिक लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम जो बना रहे थे, कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा किसी हाइड्रोजन एटम का, इसको भी आपने किसी रेफरेंस से ही बनाया होगा, है ना, कि इस तरह से आपका एनर्जी लेवल डायग्राम था हाइड्रोजन का। तो आपने बोला था इसकी टोटल एनर्जी जो होगी, है ना, n=1 की, ये -13.6 होगी, और n=2 की जो होगी -3.4 होगी, या आपकी n=3 की जो होगी वो -1.51 होगी, -0.85 होगी, है ना, अप टू n=∞ पे 0 हो जाएगा। तो आपने 0 इन्फिनिटी पे तो लिया है, इसका जो रेफरेंस है वो 0 इन्फिनिटी पे लेके ही तो सारी एनर्जी है। हाँ, तो मतलब ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया ना हमने, इसमें जो रेफरेंस लिया है, रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
is infinite, is at n is equal to infinite, हमने u 0 लेके किया है इसमें कि अगर n is equal to infinite पे u की वैल्यू 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में टोटल एनर्जी सबकी ये होगी, है ना। क्योंकि एक चीज और भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे मुझे ये पता है कि अगर ये -13.6 है टोटल एनर्जी, है ना, कि n इक्वल टू 1 स्टेट को ये मैं ले लूं अगर, तो इसकी टोटल एनर्जी अगर -13.6 है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डबल हो जाएगी इसी की, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका डबल होके ये आपका हो जाएगा -27.2, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी टोटल एनर्जी होती है उतनी पॉजिटिव हो जाती है ना, क्योंकि टोटल एनर्जी अगर इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है, जस्ट इसकी 2 टाइम्स होती है नेगेटिव वैल्यूज, और जितना ये होता है उतनी पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपने ये जो पोटेंशियल एनर्जी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, इसका रेफरेंस आपने ये तो लिया है कि अगर n इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, और इन दोनों का सम टोटल एनर्जी इतना हो जाएगा। लेकिन रेफरेंस तो हम कहीं भी ले सकते हैं ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये तो आपने बनाया है कि इनफाइनाइट में n स्क्वायर इन्फिनिटी पे u इक्वल टू 0 ले लिया है। अगर मैं कोई, अब अगर मैं आपसे पूछ दूं, इफ वी कंसिडर u इक्वल टू 0, है ना, एट n इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट energy of first excitation state. फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ये अगर पूछ दे कोई आपसे कि भाई ये जो सारी एनर्जी आपने लिखी है इसमें आपने इनफाइनाइट पे u को 0 लिया हुआ है, अगर मैं इनफाइनाइट की बजाय n इक्वल टू 1 को 0 ले लूं, n इक्वल टू 2 को भी ले सकता था, किसी को भी ले सकता था। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट आता है with change of reference, kinetic energy of state will not change. Kinetic energy of state will not change, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो मोशन की वजह से है, तो कोई रेफरेंस चेंज करने तो थोड़ी चेंज होगा। तो जैसे n इक्वल टू 1 पे आप रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का जो मर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रही होगी। ऑल्सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी also remain unchanged. Also difference of energy remain unchanged. है ना, ये 2 लाइन का कंसेप्ट आप लिख लेना। With change of reference, kinetic energy of the state will not change. Also difference of energy remain unchanged. है ना, मतलब डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। अगर ये पहले 10.2 था तो अभी भी 10.2 ही रहेगा। अगर ये आपका 1.89 है तो ये अभी भी 1.89 रहेगा, है ना, कि रेफरेंस चेंज करने से हर लेवल की यू चेंज होती रहेगी लेकिन उस लेवल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और ये एनर्जी डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा। अगर ये 10.2 है तो 10.2 ही रहेगा, 1.89 ही रहेगा। तो इसी से हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। तो मैं भी इसके बारे में बताता हूँ आपको, मैं पहले आप इसको लिख लो। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। सर वो लास्ट स्टेटमेंट एक बार समझा दो ना वापस। विथ चेंज ऑफ रेफरेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेट विल नॉट चेंज। भाई कोई भी रेफरेंस हम ले लें, जो हर स्टेट की काइनेटिक एनर्जी है वो तो चेंज नहीं होगी। जैसे 13 कोई काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी की वजह से होती है ना, उसको रेफरेंस से क्या मतलब है। एंड ऑल्सो डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल नॉट चेंज, भाई अलग अलग लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी चेंज नहीं होगा।
कि भाई यहाँ पे जो मर्जी आप रेफरेंस इन्फिनिटी पे 0 लो या 1 पे 0 लो, इससे ये डिफरेंस 10.2 ही रहेगा, 1.89 ही रहेगा। ये चीज मैंने लिखी है बस। इसी के बेसिस पे हम ये सॉल्व करेंगे कि अगर मैं u इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 पे ले लूँ तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको यूज करके। रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या लिखा है आपने लेफ्ट साइड में नीचे? Reference of potential energy is at n is equal to infinity, v is equal to 0. ठीक है, तो जैसे अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मैंने यूज की 0 रेफरेंस जो है ना वो वहां पे ले लिया है ना। ये थोड़ी टफ चीज होती है लेकिन कई बार दोनों में फायदा हो जाता है इसका। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकते हो, फिजिक्स में नहीं तो केमिस्ट्री में जरूर आएगा ये। जैसे अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है जिसपे कि आप n इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 लेने वाले है ना, कि n इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 लेके तो हम जानते हैं है ना। अब आपने क्या किया ना, n इक्वल टू 1 पे आपको u 0 लेना है ना। तो अगर n इक्वल टू 1 पे u की वैल्यू सपोज अगर 0 है, अभी बताता हूँ देविशी, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो n इक्वल टू 1 पे अगर पोटेंशियल एनर्जी आपने 0 ले लिया तो आप देखो टोटल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि n इक्वल टू 1 की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो इसका डबल था नेगेटिव में है ना, उसकी जगह पे आपने 0 ले लिया। तो n इक्वल टू 1 की अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी आपकी k प्लस यू होती है, तो जो नेगेटिव 13.6 थी उसकी जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा ये है ना। तो ये मैं बना रहा हूं कि n इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके, अगर रेफरेंस n इक्वल टू 1 पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया तो टोटल एनर्जी इस स्टेट की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव हो जाएगी। ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, बस एक आ गया फिर सारे आते जाएंगे क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही रहता है ना। तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा 10.2, क्योंकि ये डिफरेंस तो 10.2 होता है ना, तो 13.6 में 10.2 ऐड कर दूंगा तो इसकी एनर्जी आ जाएगी। तो इसकी एनर्जी आ जाएगी एग्जैक्टली आपकी 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अगर इसकी एनर्जी आ गई तो ये डिफरेंस भी सेम है आपका, ये 1.89, इसमें 1.89 ऐड कर देंगे हम है ना। तो जैसे हम 1.89 ऐड करेंगे ये आपका 20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो किसी भी लेवल के निकाल सकते हैं हम है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आ गया आपका आंसर। तो क्या किया मैंने कि चेंज करने से मैंने n इक्वल टू 1 पे u 0 ले लिया तो उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, जितनी पहले थी उतनी थी, और ये डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी अगर इतना है और पोटेंशियल एनर्जी आप ये लोगे तो दोनों का सम तो अब ये हो जाएगा, तो ये आ गया।
डिफरेंस सेम रहना है तो इसमें ये ऐड कर दिया तो ये आ गया, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें अगला ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जब आपने n इक्वल टू 1 पे U0 लिया है ना। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम तब का आपने बनाया है जब n इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपने U इक्वल टू 0 लिया। नॉर्मल केस में ये होता है कि n इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम U0 लेते हैं, कई कई क्वेश्चन में चेंज करके पूछते हैं। है ना, तो ये आपका जाएगा इस तरह से, तो इसको आप नोट कर लो, है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है लेकिन जानना होगा इसको। तो देखो आप कई बार देखोगे ये सब वैल्यूज चेंज कैसे हो गई, आप जस्ट आपने रेफरेंस चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या राइट। तो ये जस्ट 3 पॉइंट आपको पढ़ने थे, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है ना, ये भी ऑप्शनल पॉइंट्स हैं, हम कर सकते राइट। तो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई करो। हाँ, ये जैसे क्वेश्चन आ गया, ए पार्ट एंड बी पार्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है ये। ये आप कर लोगे तो दोनों पार्ट अगर कर लोगे ना फिर सब कुछ आ जाएगा।
भाई फर्स्ट तो अभी आपने सॉल्व ही कर लिया, फर्स्ट में तो सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, है ना, कि भाई इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी पूछ रहा है, टोटल एनर्जी जो होगी वो 23.8 होगी। ये तो आपने कर लिया अभी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट की जीरो ले लें तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगा वो 23.8 होगा। अब लेकिन बी पार्ट सॉल्व करना हमने। अगर फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की हम जीरो ले लें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कितना होगा और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। नेत्रा सही है आपका आंसर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान रखना थोड़ा सा। बेटा ये बड़ा ट्रिकी चीज होती है, अच्छे अच्छे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वो तो मैंने बता दिया, ये वाला तो क्लियर है आपको। अब देखो इसको एकदम आपको ना स्टेट एकदम प्रॉपर मैनर में इसको करना पड़ेगा आपको। हाँ देविशी, एक पार्ट तो सही है आपका आंसर ये, है ना। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, कि आप यहाँ पे 3 लेवल तो एटलीस्ट बना ही लो, है ना। सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं, एकदम ध्यान से समझना इसे। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, बाकी की तो किसने बातें नहीं की हुई कुछ, है ना। तो आप देखो, अगर मैं नॉर्मल केस में बात करूं तो जो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन की टोटल एनर्जी अगर इतनी होती है तो उस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। बस यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि नॉर्मल केस में अगर ये एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी होगी, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे कि
इसने बोला है कि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी आपको 0 लेनी है, तो इसकी U 0 लेनी है, इसकी जो K है वो तो आपकी 3.4 होगी, तो इस स्टेज की टोटल जो सम होगा वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो हो जाएगा पॉजिटिव में, जो माइनस होता था पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ का U आपने 0 ले लिया। बस इसके बाद काम आसान है कि भाई ये डिफरेंस आपको पता है 10.2 है, और ये डिफरेंस भी आपको पता है कि 1.89 है, तो 3.4 से 10.2 माइनस करोगे तो इसकी इतनी एनर्जी आ जाएगी, तो इस स्टेट से इतनी एनर्जी कमी तो होती है इसकी, तो पहला आंसर आपका आ जाएगा 3.4 माइनस 10.2, तो इससे आपका आ जाएगा ये माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा आंसर आ जाएगा 3.4 प्लस 1.89, है ना, तो यहां से आपका ये भी आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर कितना है आपका 5.29, ये आंसर आ गया कि अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड की U 0 ले लें तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी होगी, फर्स्ट सेकंड की इतनी हो जाएगी, और सोचो इसके बारे में। हाँ आप सही आया धनुषी आपका, है ना, पहले तो जिसका इसने 0 बोला हुआ है उसके बारे में सोचो, बाकी छोड़ दो अभी आप, तो जिसका 0 बोल रहा है उसका E नॉर्मल केसेस में ये होता है, तो उसका K उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी रहती है, अब इसका U आपने 0 ले लिया है तो दोनों का सम टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी, तो अब इसकी टोटल एनर्जी जो पहले माइनस होती थी अब ये इतनी हो गई, तो इससे इतना से कम इसकी एनर्जी होगी, तो इससे माइनस कर दो, तो ये माइनस 6.8 आ जाएगा, इससे इसकी एनर्जी इतनी से ज्यादा होती है तो इसमें प्लस कर देंगे, बाकी कोई भी मेथड यूज करोगे कंफ्यूज होते रहोगे आप, तो सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है नहीं, तो काफी टफ चीजें थोड़ी सी पढ़ ली हमने आज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, तो बस अब नेक्स्ट क्लास से आने से पहले ये थोड़ा सा आइटम रिवाइज कर लेना, मैंने ग्रो उसमें प्लेलिस्ट बना दिया है मॉडर्न फिजिक्स का, तो उससे आप लेक्चर वीडियो देख लो, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी इसी को और मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा अभी, अब तक जो हमने ड्यूअल नेचर और एटम पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे अभी और, है ना, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय। Hi, sir. Thank you, sir. बाय।